कभी सोचा है कि कुछ देशों में सरकारें रातों रात बड़े बड़े फैसले ले लेती हैं, जबकि कहीं और एक छोटा सा कानून पास होने में भी सालों लग जाते हैं? तो इसका जवाब कहाँ है? उनके संविधान में। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं होती, बल्कि ये किसी भी देश की पूरी कहानी बयां करती है। आज हम 3 देशों, चीन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के संविधानों के जरिए देखेंगे कि असली पावर का खेल चलता कैसे है। तो असल सवाल तो यही है, किसी देश में असली पावर होती किसके हाथ में है? क्या वो किसी एक नेता के पास है, या एक पार्टी के पास, या फिर सीधे सीधे जनता के हाथ में? और इसका जवाब मिलता है उस देश के संविधान से। ये एक तरह से वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, फैसले कौन लेगा और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। मतलब ये देश को चलाने की पूरी रूल बुक है। तो चलिए इस पावर के स्पेक्ट्रम को 3 बिल्कुल अलग अलग मॉडलों से समझते हैं। एक छोर पर है चीन, जहां सारी की सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित है। बीच में आता है जर्मनी, जहां पावर को बांटा गया है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है स्विट्जरलैंड, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर है। तो शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रम के उस सिरे से जहां सारी शक्ति एक जगह सिमट जाती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पावर का एक ही सेंटर है। चीन का पूरा सिस्टम लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर चलता है। अब ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? मतलब कागज पर तो ऐसा दिखाया जाता है कि शक्ति नीचे से यानी जनता से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन असलियत ये है कि सारे के सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी का टॉप लीडरशिप ही लेता है। ये जो हायरार्की है, ये दिखाती है कि कैसे पावर ऊपर जाते जाते बस कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है। सबसे नीचे है विशाल नेशनल पार्टी कांग्रेस। वो अपने में से एक सेंट्रल कमिटी चुनती है, फिर वो कमिटी अपने से भी छोटी पॉलिट ब्यूरो बनाती है और उसके भी अंदर होती है सबसे शक्तिशाली स्टैंडिंग कमिटी। मतलब पावर का पिरामिड ऊपर की तरफ लगातार संकरा होता जाता है। तो कुल मिलाकर चीन एक एकात्मक राज्य है, जिसे एक ही पार्टी चलाती है, कम्युनिस्ट पार्टी। उनकी संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन असली ताकत उसकी करीब 150 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी के पास ही है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी पार्टी के समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही प्रतिबद्ध है। हाँ, इसी केंद्रीकृत ढांचे ने चीन को बहुत तेजी से आर्थिक विकास करने में मदद की है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है, और वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण। अच्छा, तो चीन के इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल से अब हम स्पेक्ट्रम के बीच में चलते हैं, एक ऐसे देश की तरफ जहां शक्ति को बांटा जाता है। पेश है जर्मनी का संघीय गणराज्य। तो सवाल उठता है कि जर्मनी ने शक्ति को क्यों बांटा? इसका जवाब हमें उसके इतिहास में मिलता है। बिखरे हुए राज्यों से लेकर नाजी तानाशाही के उस भयानक अनुभव तक, जर्मनी ने इतिहास से ये सबक सीखा है कि सत्ता का एक जगह पर केंद्रित होना कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी ऐतिहासिक सबक ने उनके आज के संघीय ढांचे की नींव रखी। तो ये जर्मन संघवाद आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि पावर केंद्र सरकार यानी बुंड और 16 राज्यों यानी लैंडर के बीच बटी हुई है। पुलिस, शिक्षा और संस्कृति जैसे कई अहम मामलों में राज्यों के पास अपनी खुद की काफी ताकत होती है। उनकी चुनाव प्रणाली भी इसी बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर वोटर को 2 वोट देने का मौका मिलता है। पहला वोट अपने इलाके के उम्मीदवार के लिए और दूसरा वोट अपनी पसंदीदा नेशनल पार्टी के लिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि संसद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी हो और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों की ताकत का सही अनुपात भी बना रहे। और यही पावर शेयरिंग आपको संसद में भी साफ साफ देखेगी। निचला सदन बुंडेस्टैग सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो ऊपरी सदन है बुंदेसरात, वो 16 राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बड़ा कानून राज्यों की सहमति के बिना पास ही नहीं हो सकता। हाँ, ये व्यवस्था कभी कभी राष्ट्रीय फैसलों को थोड़ा धीमा कर सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित करती है कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। तो चलिए अब स्पेक्ट्रम के आखिरी छोर पर चलते हैं, एक ऐसे देश में जहां पावर आप कह सकते हैं सीधे नागरिकों की जेब में है। स्विट्जरलैंड में आपका स्वागत है। स्विट्जरलैंड खुद को एक परिसंघ कहता है, यानी 26 स्वायत्त राज्यों का एक संघ, जिन्हें कैंटोन कहा जाता है। ये कैंटोन इतने आज़ाद हैं कि सोचिए, हर एक का अपना संविधान, अपनी सरकार और अपनी अदालतें हैं। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही अनोखा मॉडल है।
लेकिन जो चीज स्विट्जरलैंड को सच में सबसे अलग बनाती है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब ये है कि वहां के नागरिक सिर्फ अपने नेता नहीं चुनते, बल्कि वो सीधे सीधे कानूनों पर वोट करते हैं। असल में वो खुद ही कानून निर्माता बन जाते हैं और संसद पर एक अंतिम वीटो पावर रखते हैं। और इस बेमिसाल ताकत की चाबी है ये नंबर 50,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये स्विस नागरिकों के हाथ में वो औजार है जिससे वे अपनी सरकार के किसी भी फैसले को सीधे चुनौती दे सकते हैं। जरा सोचिए, संसद ने एक कानून पास किया जो लोगों को पसंद नहीं आया, तो कोई भी नागरिक या समूह अगर 100 दिनों के अंदर 50,000 लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर लेता है, तो सरकार को उस कानून पर पूरे देश में वोटिंग करानी ही होगी और अंतिम फैसला हमेशा जनता का होता है। अब ये सिस्टम नागरिक भागीदारी को तो बहुत बढ़ाता है, लेकिन क्या इससे हमेशा कुशल और तेज फैसले हो पाते हैं? ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। तो हमने सत्ता के 3 बिल्कुल अलग चेहरे देखे, चीन में केंद्रीकृत नियंत्रण, जर्मनी में शक्तियों का बंटवारा और स्विट्जरलैंड में नागरिकों के हाथ में सीधी ताकत। पर इन अलग-अलग रास्तों के आखिर मायने क्या हैं? ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। चीन में अधिकार का स्रोत कम्युनिस्ट पार्टी है, जर्मनी में ये शक्ति जनता और राज्यों के बीच बटी हुई है, और स्विट्जरलैंड में अंतिम शक्ति जनता और कैंटन के हाथों में है, जो चुनाव और जनमत संग्रह दोनों के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में एक संविधान सिर्फ कुछ नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं होता, ये उस देश की पूरी कहानी है, उसके डर, उसकी उम्मीदें और इस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब है कि असली बॉस कौन है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, इन तीनों में से कौन सा सिस्टम स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच सबसे सही संतुलन बनाता है? चीन का तेज लेकिन नियंत्रित विकास, जर्मनी का संतुलित लेकिन थोड़ा धीमा सिस्टम, या फिर स्विट्जरलैंड का प्रजातांत्रिक लेकिन कभी-कभी जटिल लगने वाला मॉडल? शायद इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, और यही इन अलग-अलग संविधानों की कहानी का सबसे बड़ा सबक है।